चलो ओके बेटा। चलो सो हमने बिजनेस एनवायरनमेंट का इंट्रोडक्शन देख लिया था बेटा पिछले वाले लेक्चर में, या इसी लेक्चर में हमने स्टार्टिंग में। अब मैं बिजनेस एनवायरनमेंट इसी टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं बेटा। सो माय नेम इज सी एस हरीश माथारिया ऑन बिहाफ ऑफ यस एकेडमी। मैं सीसेट के, जो कि सीएस फाउंडेशन की जगह नई एग्जाम आई है सीसेट, उसमें जो 4 सब्जेक्ट है उसी में से एक सब्जेक्ट का नाम है इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। उसमें हम लोग कौन सा किस्सा देख रहे हैं मेरे बच्चों? बिजनेस एनवायरनमेंट, ये वाला किस्सा हम लोग देख रहे हैं बेटा, बिजनेस एनवायरनमेंट, बरोबर है। बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग हमने ऑलरेडी देख लिया था बेटा लास्ट लेक्चर में, या फिर आप दोनों लेक्चर एक साथ देख रहे होगे तो थोड़ी देर पहले हमने ऑलरेडी बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग पूरा देख लिया था डिटेल में। आपको अगर याद आ रहा होगा तो, नहीं याद आ रहा होगा एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं। उसके बाद डिटेल में इस टॉपिक में हर एक पॉइंट में क्या क्या दिया हुआ है मैं इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से भी एक कदम थोड़ा आगे जाके बताऊंगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में अभी जो आगे जो मैं बातें करने वाला हूं वो 2018 या 19 तक की चीजें अपडेटेड है। हम लोग 2020 में बिजनेस एनवायरनमेंट रिलेटेड क्या क्या चेंजेस आए वो भी देखने वाले। सर एग्जाम में हमने क्या करना है आप ये बता दो बेटा। एग्जाम में अपने मॉड्यूल को ही फॉलो करना है, लेकिन आगे की चीजें इंटरेस्टिंग है तो फॉर द सेक ऑफ नॉलेज डेफिनेटली आप ध्यान देना, बट बिल्कुल चिंता मत करना। एग्जाम में क्या करना है आपको स्पेसिफिकली टू द पॉइंट बताने वालों, तो बिल्कुल कोई डरने वाली बात नहीं है। चलो इन नो टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हमने अब तक जो जो देखा एक बार फटाफट से देख लेते हैं। चलो बेटा ओके, बिजनेस एनवायरनमेंट ये आपको याद आ रहा है बेटा। ये देखो हमने देख लिया था बिजनेस एनवायरनमेंट, इसका मीनिंग देखा था मेरे बच्चे हमने। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या था, फटाफट से मेरे साथ साथ में रिवाइज करना बेटा। सो बिजनेस एनवायरनमेंट इज इनकम्पेसेस ऑल दोस फैक्टर्स दैट अफेक्ट द कंपनी। जैसे कुछ इंटरनल फैक्टर्स थे, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स थे बेटा। उसमें कौन कौन से थे? कस्टमर्स थे, कॉम्पिटिटर्स थे, स्टेक होल्डर्स, सप्लायर्स, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट एक्टिविटीज, देन रेगुलेशंस, इंडस्ट्री ट्रेंड्स, फैशंस, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। ये तमाम वो फैक्टर्स है, ये सारे फैक्टर्स मिलकर के बेटा आपका बिजनेस एनवायरनमेंट बनता है, यस और नो। उसके बाद थोड़ा और आगे चलते हैं। केथ डेविस ने इसका डेफिनेशन दिया था, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करके रखो बेटा। इसके ऊपर आपको एमसीक्यू आ सकता है कि डेफिनेशन किसने दिया था बिजनेस एनवायरनमेंट का। आपके मॉड्यूल में एक ही डेफिनेशन थी इसलिए मैंने एक ही डेफिनेशन लिया मेरे बच्चे। सो बिजनेस एनवायरनमेंट इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल द कंडीशंस। ये डेफिनेशन हमने पिछले वाले जो लेक्चर में देखा था उसमें हमने ये डेफिनेशन नहीं देखा है, इसलिए डेफिनेशन थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान देना बेटा। सो केथ डेविस ने बोला था बिजनेस एनवायरनमेंट इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल द कंडीशंस and all the conditions and events and influence that surrounds and affect it। अफेक्ट इट मतलब बिजनेस की बात चल रही है, यानी हर वो कंडीशन, सराउंडिंग्स, फैक्टर्स जो बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं, जो बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं, उन सारे फैक्टर्स से मिल करके हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट बनता है। वो all the factors, वो all the surroundings, that all the factors which affect the business, that all if we sum up together, अगर हम लोग सबको मर्ज कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा? बिजनेस एनवायरनमेंट, यस और नो। सो प्लीज ध्यान देना, मैं जो कहना चाह रहा हूं शायद आपको इस डायग्राम की मदद से शायद थोड़ा बहुत समझ में आएगा। पहले एक बार देखो बेटा, ये डायग्राम की मदद से आपको समझेगा। ये बिजनेस सिस्टम और ये उसका एनवायरनमेंट, ये बिजनेस सिस्टम एंड इट्स एनवायरनमेंट, ये आपका बिजनेस है। ये जो सर्कल है बेटा ये आपका बिजनेस है, ये आपका बिजनेस है। ये आपके इंटरनल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स है। ह्यूमन रिसोर्स है, फिनेंशियल सिस्टम है, फिजिकल एंड इंफॉर्मेशन, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप, कंट्रोल, ये प्रोसेसिंग वाला पार्ट है बेटा। और आउटपुट, गुड्स और सर्विसेज, प्रॉफिट और लॉस, एम्प्लॉइज और बिहेवियर, ये सारा का सारा जो पार्ट है आपके बिजनेस के इंटरनल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स में कवर होता है। डन। उसके बाद बेटा अब ये एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या क्या आता है? टेक्नोलॉजिकल। सर ये फैक्टर्स क्या बिजनेस पे अफेक्ट करते हैं क्या? हाँ, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स बिजनेस पे कैसे इफेक्ट करता है बच्चे, प्लीज ध्यान देना। टेक्नोलॉजी अगर चेंज हो जाती है तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, टेक्नोलॉजी अगर चेंज हो जाती है, या इसी लेक्चर में, अगर दोनों लेक्चर आप एक साथ देख रहे हो तो इसी लेक्चर में स्टार्टिंग में टेक्नोलॉजी अगर चेंज हो जाती है मेरे बच्चे, तो प्लीज ध्यान देना, आपको आपके बिजनेस करने का तरीका भी उस हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। दैट मीन्स टेक्नोलॉजी ये एक्सटर्नल फैक्टर है, टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट ये बिजनेस में एनवायरनमेंट में एक्सटर्नल फैक्टर्स में आएगा, जो कि आपके बिजनेस पे अफेक्ट कर रहा है, जो कि आपके बिजनेस पे अफेक्ट कर रहा है मेरे बच्चे, यस और नो। चलो बेटा आगे। सो उसके बाद नेक्स्ट रहेगा पॉलिटिकल और लीगल एनवायरनमेंट।
अभी देखो कोरोना के चलते सरकार ने को लॉकडाउन कर दिया है, मतलब पॉलिटिकल और लीगल एनवायरनमेंट आपके बिजनेस पे अफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? सो ये वो एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो आपके बिजनेस पे अफेक्ट करने वाले हैं। इनफैक्ट आसान भाषा में एक चीज बता दूं, बिजनेस एनवायरनमेंट में वो सारे फैक्टर्स आते हैं और वो सारे के सारे फैक्टर्स आपके बिजनेस पे अफेक्ट करने वाले मेरे बच्चे, वो सारे के सारे फैक्टर्स आपके बिजनेस पे अफेक्ट करते हैं, यस और नो। कुछ इंटरनल फैक्टर्स है विद इन द बिजनेस, विद इन योर कंट्रोल, और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स है आउटसाइड द बिजनेस, आउटसाइड ऑफ योर कंट्रोल। और एक्सटर्नल फैक्टर्स है सोशियो कल्चर और सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। सर सोशियो कल्चर मतलब समाज में क्या चल रहा है, अभी का ट्रेंड क्या चल रहा है, अभी का फैशन क्या चल रहा है। अभी का फैशन चल रहा है जींस का, आप धोती बेच रहे हो, चलेगा क्या? नो। उसके बाद इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसे इफेक्ट करता है सर हमारे बिजनेस पे, प्लीज ध्यान देना। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करूं तो रिवर्स रेट, रेपो रेट, ये नहीं समझ में आएगा। इंटरेस्ट रेट, ब्याज की दरें, इंटरेस्ट रेट, जब कभी भी इंटरेस्ट रेट चेंज होते हैं, आरबीआई गाइडलाइन लेके आती है बेटा, तो उस समय वो फैक्टर्स को हम लोग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में काउंट करते हैं और डेफिनेटली वो आपके बिजनेस पे अफेक्ट करता है। अगर इंटरेस्ट रेट कम हो गए तो बिजनेसमैन ज्यादा से ज्यादा लोन लेगा, ज्यादा से ज्यादा लोन लेगा तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेगा और सेल करेगा, लेकिन सस्ते रेट में सेल कर देगा, हाँ या ना? इंटरेस्ट रेट कम हो गए तो आम जनता भी लोन लेने वाली है, लोन ले लिया तो उनका परचेसिंग पावर बढ़ जाता है, इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा था मेरे बच्चे। तो लोन ले लिया तो परचेसिंग पावर बढ़ गया, परचेसिंग पावर बढ़ गया तो डेफिनेटली वो ज्यादा में ज्यादा कंजम्पशन करेगा। सो ये वो सारे फैक्टर्स है जो आपके बिजनेस पे अफेक्ट करते हैं, कुछ एक्सटर्नल एंड कुछ इंटरनल। सर एक्सटर्नल इंटरनल के बारे में और थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए तो मजा आ जाएगा। लो बेटा और थोड़ा सा डिस्कशन करता हूं, प्लीज ध्यान देना, और थोड़ा सा डिस्कशन कर रहा हूं बेटा, प्लीज ध्यान दे दो। एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो ये लो, ये लो बेटा, हाँ, टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करूं, देखना बेटा प्लीज ध्यान देना। एक तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की अगर बात आती है तो इंटरेस्ट रेट्स, जीडीपी हमारे भारत का, ये सारी चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। सोशल फैक्टर्स की अगर बात आ रही है तो करंट ट्रेंड, समाज में क्या चल रहा है, करंट फैशन क्या चल रहा है, ये चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। उसके बाद पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करूं तो बेटा इस बार कौन सी सरकार चुन करके आएगी, उस सरकार का मैनिफेस्टो क्या है, समझ में आए, उस सरकार का एजेंडा क्या है, इसके ऊपर भी हमारे बिजनेस के काफी सारी चीजें डिपेंड करती है। ये मैं वन ऑफ द एग्जाम्पल दे रहा हूं बेटा, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के, सोशल फैक्टर्स, हजारों फैक्टर्स होते हैं, मैं सिर्फ आपको याद रखने के लिए एक एक एग्जांपल दे रहा हूं बेटा ताकि आपको याद रहे। लीगल फैक्टर्स, आप सभी को पता है कि कोरोना के चलते धारा 144 लग गई है, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हो, लॉकडाउन आप हो चुके हो, इस चक्कर में भी आपके बिजनेस पे इंपैक्ट होता है कि नहीं होता है, यस और नो? सो ये वो लीगल फैक्टर का एग्जांपल है, सेक्शन 144। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर बोला तो एक चीज ध्यान रखना, नोकिया पहले बटन वाले फोन थे, अब टच स्क्रीन वाले फोन आ गए बेटा, सैमसंग के, एप्पल के, तो इस चक्कर में टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, पहले बटन वाले फोन थे अब चेंज होकर के अपग्रेड हो गई, टच स्क्रीन वाले फोन आ गए बेटा, इसकी वजह से आपके बिजनेस पे इंपैक्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो ये वो सारे फैक्टर्स है जो आपके बिजनेस पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं, अफेक्ट करते हैं, यस और नो? सो इन सारे फैक्टर्स को मैं बोल दूंगा टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यस और नो? चलो बेटा आगे। उसके बाद प्लीज ध्यान देना, फिर से फैक्टर्स की अगर बात आए तो थोड़ा सा मैंने पहले ही बताया था कि थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा बेटा। फैक्टर्स की अगर बात आई तो देखना जरा, ये आपका बिजनेस, प्लीज ध्यान दें मेरे बच्चे, ये है आपका बिजनेस, मैं कलर चेंज कर रहा हूं यहाँ पे पेन का, ये रहा आपका बिजनेस। उसके बाद ये बिजनेस के ऑपरेशंस, ये बिजनेस का R&D वाला डिपार्टमेंट, ये बिजनेस का फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये बिजनेस का आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये आपकी मैनेजमेंट। ये जो सारे फैक्टर्स है, ये जो सारे फैक्टर्स है, ये जो सारे फैक्टर्स है, ये इंटरनल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स है, ये इंटरनल फैक्टर्स है विद इन द कंट्रोल ऑफ बिजनेस, विद इन योर कंट्रोल, ये आप कंट्रोल कर सकते हो। और ये जो सारे है ना, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स है, एक्सटर्नल फैक्टर्स है, एक्सटर्नल फैक्टर्स है, एक्सटर्नल फैक्टर्स है, आउटसाइड योर कंट्रोल। एक्सटर्नल फैक्टर्स पे बिजनेस जनरली कंट्रोल नहीं कर पाता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स आर आउटसाइड योर कंट्रोल्स। इसीलिए हमें ये इंटरनल और एक्सटर्नल सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए हमारे बिजनेस की स्ट्रेटेजी, हमारे बिजनेस की पॉलिसी चेंज करना है, हमें धंधा करने का तरीका बदलना है या तो धंधा बदल देना है। अगर एनवायरमेंट हमारे बिजनेस के खिलाफ है, मान लो आज के जमाने में मैं धोती भेज रहा हूं लेकिन जमाना चल रहा है जींस का, एनवायरमेंट मेरे बिजनेस के खिलाफ है, धंधा बंद कर दो या एक काम करो बदल दो। कैसे? जीन्स बेचना शुरू कर दो, यस और नो? सो दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट योर बिजनेस, विच अफेक्ट योर बिजनेस।
यहां तक आपको समझ में आए? सो इन शॉर्ट अब तक हमने जो देखा है बेटा, एक बार प्लीज से अच्छे से ध्यान दे देना। बिजनेस एनवायरनमेंट का हमने मीनिंग देख लिया, टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स देखा बेटा। बिजनेस एनवायरनमेंट जो केस डेविस भाई साहब ने जो डेफिनेशन दिया था वो डेफिनेशन भी हमने देख लिया है, बरोबर है? यस और नो? और बिजनेस एनवायरनमेंट का स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके हमने कुछ फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखे बेटा, है ना? ये सारी चीजें हमने अभी तक देखी है। अब धीरे से होले होले आगे बढ़ना है। एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ दिस चैप्टर, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ दिस चैप्टर, यस मेरे बच्चे, जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, प्लीज आप आपके नोटबुक में लिख लो। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सर क्या मतलब होता है इसका? प्लीज ध्यान दें मेरे बच्चे, एक सेकेंड। ओके, हाँ बिल्कुल सही है, प्लीज ध्यान दें। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का अर्थ होता है आसान भाषा में आप कितने आसानी से, प्लीज ध्यान देना, आप कितने आसानी से बिजनेस स्टार्ट करके उसे फ्लो कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बरोबर? ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में इसके बारे में इंट्रोडक्शन देख लिया बेटा। अभी मैं थोड़ा सा डिटेल में बताने वाला हूँ। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का इंडेक्स क्या है, ये कौन इशू करता है, वर्ल्ड बैंक का इसमें क्या रोल है, भारत की रैंकिंग कौन सी है, ये रिपोर्ट कब इशू करती है वर्ल्ड बैंक, साल में कब इशू करती है, कि 4 साल में एक बार, कि 1 साल में एक बार, कब, कैसे, कौन, कहा, क्या, काय को, किस पर्पस के लिए, इन सारे सवालों के जवाब, ये ही आपके बिजनेस एनवायरनमेंट का सेकेंड पार्ट है मेरे बच्चे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। सर आखिरी में क्या बोला आपने? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। इसमें भारत का रैंकिंग कौन सा है? हाल फिलहाल में इसमें भारत का रैंकिंग है 63rd। हाल फिलहाल में इसमें भारत का रैंकिंग है बेटा 63rd। अब ये 63rd का मतलब क्या है, कैसे आया, क्यों आया, ऐसा क्या कर दिया भारत ने? अब रैंकिंग है तो सर 63rd है, तो आगे कितने और कंट्रीज है? वो सारे सवालों के आपको जवाब मिलेंगे। यहां से आगे आधे घंटे तक आपने ठीक से अच्छे से ध्यान देना है मेरे बच्चे। डन? सो बेटा हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट का ये फर्स्ट टॉपिक का सेकंड पार्ट है। हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट का फर्स्ट टॉपिक का ये सेकंड पार्ट है मेरे बच्चे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। प्लीज अच्छे से ध्यान देना। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब क्या है, देखो ध्यान दे दो बेटा। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, कलर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, इसको मोटा कर देता हूँ ताकि आपको दिखेगा, जल्दी समझने में आसानी हो जाएगी। ओके चल ले बेटा। सो द ईज विथ विच, कितनी आसानी से एन एंटिटी कैन स्टार्ट एंड रन, हाँ दो चीजें मेरे साथ साथ है, कम ऑन मेरे साथ साथ, कैन स्टार्ट एंड रन, हाँ बोलो मेरे साथ साथ, क्या? कैन स्टार्ट एंड रन द बिजनेस। भारत में कोई इंसान अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो कितनी आसानी से वो बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, और उसके बाद कितनी आसानी से वो बिजनेस रन कर सकता है। बस ये ही है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अगर यहां पे बिजनेस स्टार्ट करना और रन करने के लिए लॉस काफी लिबरल है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोकेशन लगती है, लोकेशन काफी आसानी से मिल जाती है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तरह तरह के लाइसेंसेस, परमिशंस लगती है, अप्रूवल्स लगते हैं, आसानी से अगर मिल जाते हैं, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोन जो लगता है अगर आसानी से मिल जाता है, अगर सब कुछ आसानी से मिल जाता है, तो यस मैं डेफिनेटली बोलूंगा ईडीबी ऑफ इंडिया इज वेरी गुड। वी कैन स्टार्ट द बिजनेस विथ ईज, वी कैन रन द बिजनेस विथ ईज। आसानी से अगर हम लोग बिजनेस या धंधा चला पाते हैं या स्टार्ट कर पाते हैं या चला पाते हैं, तो हम लोग बोलेंगे यस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया इज वेरी गुड। तरह तरह के लोग इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में, इन्वेस्टमेंट आएगी, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में, या अगर यहाँ का ईडीबी काफी अच्छा है, अगर यहाँ पे आप आसानी से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो तो। अच्छा सर ये चीज है, हाँ मेरे बच्चे, और इसका इंडेक्स होता है। सर कौन इशू करता है वो इंडेक्स? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक हर साल सर्वे करती है, फिर से मेरे शब्दों की तरफ ध्यान देना मेरे बच्चे, कम ऑन। वर्ल्ड बैंक हर साल सर्वे करती है, और सर्वे करने के बाद वर्ल्ड बैंक इंडेक्स निकालती है, रैंकिंग लगाती है कि पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में ऐसी कितनी कंट्रीज है जहां पे आसानी से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, रन कर सकते हो। रैंकिंग में रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5, ऐसे टोटल 190 रैंक है। कितने? मेरे साथ साथ बोलो बेटा, 190। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए लिख करके रखना बेटा, टोटल 190 रैंक्स है, 190 इकोनॉमीज, 190 कंट्रीज, 190 देश है जो वर्ल्ड बैंक जिनके ऊपर सर्वे करके ईडीबी का रिपोर्ट इशू करती है हर साल, जनरली 31 अक्टूबर को। हाँ ये बच्चे लिख के रखना, मेरे बच्चे लिख के रखना बेटा, 31 अक्टूबर को एग्जाम में एमसीक्यू आने वाला है। 31 अक्टूबर वर्ल्ड बैंक क्या करती है? ईडीबी का
रिपोर्ट इशू करती है जिसमें भारत का रैंक हाल फिलहाल में 2020, कोरोना लॉकडाउन चल रहा है बेटा, 2020 का मई महीना है बेटा, हाल फिलहाल में 63rd है। लेकिन आपके मॉड्यूल में मेरे बच्चे, आपके मॉड्यूल में 77th रैंक है, आपके मॉड्यूल में ICSI के मॉड्यूल में 77th है। सर एग्जाम में क्या करना है, 77 या 63rd? बेटा देखो, एग्जाम में 63rd ही ऑप्शन इंस्टीट्यूट देगी ही नहीं। इंस्टीट्यूट एग्जाम में 4 ऑप्शन देगी, उसमें 77 रहेगा, आपने टिक करना है 77। अच्छा सर 77 था, 77 से हमारी ग्रोथ होकर के हमने जंप किया, कितने प्लेसेस जंप किया, 14 प्लेसेस जंप किया, और हम लोग कहां पे आ गए मेरे बच्चे, हम लोग आ गए 63rd पे, हाल फिलहाल में 63rd पे बेटा हम लोग, बरोबर है। 63rd के पहले हम लोग थे 77 में, हाल फिलहाल में भी 63rd पे। सर 77 के पहले हम लोग थे 100 नंबर पे, 100 से हमने 23 प्लेसेस जंप किया, उसके बाद 77 से 14 प्लेसेस जंप किया। सर जंप किया मतलब, अरे ये तो अच्छी बात है मेरे बच्चे, जितना हमारा इंडेक्स नियरेस्ट टू रैंक 1 आएगा उतना अच्छा रहेगा, और जितना हमारा इंडेक्स नियरेस्ट टू 190 जाएगा, क्योंकि टोटल 1 2 3 ऐसे टोटल कितने हैं, 190 रैंकिंग है, उसमें भारत हाल फिलहाल में 63rd पे, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में 77 है, क्योंकि मॉड्यूल थोड़ा सा 6-8 महीने साल भर पुराना है बेटा। सर सीसेट कोर्स तो अभी आया, फिर मॉड्यूल साल भर कैसे पुराना है बेटा, मॉड्यूल में जो डेटा, जो स्टैटिस्टिक्स है ना, वो 1 साल पहले का है, यस और नो। सो आपके मॉड्यूल में कितना है बेटा, 77, याद रखना मेरे बच्चे, यस और नो। टोटल 190 कंट्रीज है, टोटल 190 कंट्रीज है, उसमें भारत का रैंक 63rd है, मॉड्यूल के हिसाब से 77 है। एग्जाम में ऑप्शन आए तो 77 टिक कर देना। सर एग्जाम में अगर 77 और 63 दोनों भी आया तो फिर मजबूरी में 63 टिक करना, वैसे इंस्टीट्यूट देगी नहीं 63, यस और नो। सो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी आप कितनी आसानी से धंधा स्टार्ट कर सकते हो एंड रन कर सकते हो, उसका ये इंडेक्स है, जो कि कौन इशू करता है, वर्ल्ड बैंक इशू करती है। अब बिजनेस की बात है, मतलब टू अर्न प्रॉफिट ही रहेगा, समाज सेवा थोड़ी ना रहेगा, यस और नो। समाज सेवा बड़ी आसानी से हो जाती है, लेकिन बिजनेस आसानी से हर जगह पे स्टार्ट नहीं होता है, इसीलिए वर्ल्ड बैंक ने इंडेक्स लॉन्च किया मेरे बच्चे। और वर्ल्ड बैंक हर बार इसका एडीबी का रिपोर्ट इशू करती है, एडीबीआर मेरे साथ साथ बोलो, एडीबीआर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट और रैंकिंग। अब देखो एक और मीनिंग है बेटा इसका, और मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रेफर्स टू द रेगुलेटरी एनवायरमेंट। रेगुलेटरी एनवायरमेंट, कितनी तकलीफें होती है बिजनेस स्टार्ट करना और रन करने में, जितनी ज्यादा तकलीफ उतना रैंक नीचे। हे कम ऑन, एक बार फिर से मेरे साथ बोलो, जितनी ज्यादा तकलीफ उतना रैंक नीचे, और जितनी कम तकलीफ रहेगी रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में। भारत में लोन आसानी से मिल जाते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा है। भारत में आपको लोकेशन जल्दी मिल जाती है, अच्छा है। भारत में आप टैक्सेस जल्दी से पे कर सकते हो, ऑनलाइन पे कर सकते हो, मैनुअल सिस्टम नहीं है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। जितना ज्यादा अच्छा रहेगा उतना आपका एडीबी का रैंकिंग नियरेस्ट टू 1 रहेगा मेरे बच्चे, यस और नो, यस और नो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो रेफर्स टू अ रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, भारत की बात कर रहा हूं, इन रिस्पेक्टिव कंट्री रिलेटेड टू सेटअप एंड ऑपरेट अ बिजनेस। बिजनेस सेटअप करने के लिए और बिजनेस ऑपरेट करने के लिए, सेटअप एंड ऑपरेट, हाँ बेटा, सेटअप एंड ऑपरेट, स्टार्ट करना चलाना, स्टार्ट करना चलाना, उसके लिए रेगुलेटरी एनवायरनमेंट कितना लिबरल है, कितना सपोर्टिव है। जितना ज्यादा सपोर्टिव उतना ज्यादा अच्छा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उतना रैंकिंग अच्छा। और जितना रेगुलेटरी एनवायरनमेंट स्ट्रिक्ट रहेगा, हर जगह से बिजनेसमैन को तकलीफें हो रही है, यहां से करूं यहां से करूं, तरह तरह की नोटिसेस आती है, अप्रूवल लेना है, ये वो, बहुत तकलीफ है। बिजनेस स्टार्ट करना इतना आसान नहीं है, तो समझ जाओ आपका रैंकिंग नीचे रहेगा। क्या बोलते हो मेरे बच्चों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो, यस और नो। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ता हूं बेटा, सो ध्यान देना, एमसीक्यू काफी सारे, ये जो स्लाइड है, स्लाइड के ऊपर हर एग्जाम में ऐसा समझो 1 से 2 एमसीक्यू आने वाले, मिनिमम 1 to 2 एमसीक्यू फ्रॉम दिस स्लाइड ओनली। So ease of doing business, the ease of doing business index is the index formulated by World Bank, formulated by World Bank group, which indicate the ease of doing business in the country. Higher the ranking, lower the numerical value. न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब ये देखो, न्यूमेरिकल वैल्यू लो है 1 2, मतलब रैंकिंग अच्छा है, और जितना आपका न्यूमेरिकल वैल्यू आगे बढ़ेगा उतना रैंकिंग बुरा है। जितना न्यूमेरिकल वैल्यू लो है उतना रैंकिंग अच्छा है। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में एमसीक्यू आएगा। हाइयर द न्यूमेरिकल वैल्यू, लो रैंकिंग, लोअर द न्यूमेरिकल वैल्यू, हाई रैंकिंग। न्यूमेरिकल वैल्यू लोअर है, रैंकिंग हाई, यस और नो। क्लास में आप फर्स्ट नंबर आना चाहते हो या लास्ट नंबर आना चाहते हो, फर्स्ट नंबर। न्यूमेरिकल वैल्यू लोअर, रैंकिंग हाई, यस और
सो कौन इशू करता है? वर्ल्ड बैंक। जनरली कब? हर साल 31 अक्टूबर को रिपोर्ट इशू करती है मेरे बच्चे। आगे देखो आगे और क्या बोला है, एम्पिरिकल रिसर्च फंडेड विद द वर्ल्ड बैंक to justify their work to show that the effect of improving those regulation on economic growth is strong। बराबर है, इनके तरह तरह के सजेशंस आते हैं बेटा, इनकी रिसर्च चलती है, इनके सर्वे चलते हैं, बराबर है। उसके बाद और इनका क्या कहना है, अच्छे से ध्यान देना, ये लास्ट वाले पॉइंट का मीनिंग बता रहा हूं और ये दोनों पॉइंट का मीनिंग एक साथ ही बता रहा हूं। इनका क्या कहना है, जितना आपके कंट्री का रेगुलेटरी एनवायरमेंट लिबरल रहेगा उतने ही आसानी से आपका रैंकिंग ऊपर ऊपर जाते जाएगा, है ना। यहाँ पे 185 इकोनॉमीज है बेटा, इसको कर देना 190, इसको कर देना 190, आपके मॉड्यूल के हिसाब से बता रहा हूं कितना कर देना बेटा इसको 190। आपके कंट्री में बिजनेस स्टार्ट करने और फ्लो करने के लिए जो लीगल और रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है, जो लीगल और रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है वो जितना लिबरल रहेगा उतने आसानी से आपके कंट्री में धंधे स्टार्ट होंगे और ऑपरेट होने वाले हैं, उतने ही आसानी से आपकी कंट्री की इकोनॉमी बढ़ेगी और आपका रैंकिंग बढ़ेगा, ईडीबी रैंकिंग बढ़ेगा, जो कि वर्ल्ड बैंक हर साल सर्वे करती है। यस और नो मेरे बच्चे, समझ में आया कि नहीं आया? मजा आ रहा है? अच्छा सर, हम लोग अगर अब आगे जाके लाइफ में कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें भी बहुत सारे अप्रूवल, परमिशंस, लाइसेंसेस लेने पड़ेंगे। हाँ, जितने आसानी से आप बिजनेस स्टार्ट करके रन कर सकते हो उतना ही हमारे कंट्री का ईडीबी अच्छा है। थोड़ा आगे चलते बेटा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अब मैं बात कर रहा हूं। जो भी मैंने डिस्कशन किया वो पूरा का पूरा डिस्कशन बेटा इस डायग्राम में आपको दिखने वाला है। इस डायग्राम में आपको सारा का सारा डिस्कशन दिखेगा, अच्छे से ध्यान देना बेटा। देखो, बिजनेस आसानी से मैं स्टार्ट कर सकता हूं, बरोबर है। ये बिजनेस मैंने स्टार्ट कर दिया, उसके बाद बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोकेशन भी लगने वाली है, लोकेशन भी आसानी से मिल गई, लोकेशन आसानी से मिल गई, पैसा भी आसानी से मिल गया, एक्सेसिंग द फाइनेंस, फाइनेंस आसानी से मिल गया, डीलिंग विद द डे टू डे ऑपरेशंस भी आसानी से हो जा रहे, इसके लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेज हो गया, लॉजिस्टिक मैनेज हो गया, है ना, सारी चीजें मैनेज हो गई। एंड ऑपरेटिंग अ बिजनेस इन अ सिक्योर बिजनेस एनवायरनमेंट, सिक्योर एनवायरनमेंट में मतलब हमारे बिजनेस में कोई सा लूट पाट, स्ट्राइक, ये वो सब दंगा प्रसाद ये होने के चांसेस बहुत कम है। सिक्योर है, कंट्री ने हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की है बेटा, हर चीज आसानी से हो जाती है। सर जैसे कि आसानी से हो जाती है मतलब बिजनेस स्टार्ट कर दिया, लेबर मार्केट, लेबर भी मिल गया मार्केट से, लेबर मार्केट रेगुलेशंस भी काफी लिबरल है। देन उसके बाद डीलिंग विद द कंस्ट्रक्शन परमिट, अगर कंस्ट्रक्शन बिजनेस स्टार्ट करना है तो कंस्ट्रक्शन का परमिट लेना है, या फिर हमारे बिजनेस के लिए खुद की ऑफिस बिल्डिंग बनाना है तो उसके लिए म्युनिसिपैलिटी से परमिशन मिल जाती, वो आसानी से मिल गई, इलेक्ट्रिसिटी आसानी से मिल गई, प्रॉपर्टी रजिस्टर आसानी से हो गई, क्रेडिट कार्ड मिल गया, क्रेडिट मिल गया, सीसी अकाउंट मिल गया, फाइनेंस मिल गया, प्रोटेक्टिंग द माइनॉरिटी इन्वेस्टर, माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए तरह तरह के लॉज है बेटा हमारे कंट्रीज में। उसके बाद ट्रेडिंग अक्रॉस द बॉर्डर, यस अक्रॉस द बॉर्डर्स भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रूल भी काफी लिबरल है बेटा भारत में, हाल फिलहाल में जब से मोदी सरकार आई है बेटा। देन टैक्सेस हम लोग ऑनलाइन पे कर सकते हैं। एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, प्लीज ध्यान देना, रिलेटेड टू ठेकेदार, या फिर अगर कहीं बिजनेस में जहां कहीं पे भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है या फिर हम लोग कहीं किसी से डील कर रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट हमने किसी के साथ किया है तो यस कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करने के लिए प्रॉपर सिस्टम है बेटा हमारे कंट्रीज में। उसके बाद रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहले क्या होता था हमारी कंट्री में 4.3 इयर्स लगते थे अगर कोई इंसान, कोई बिजनेस इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसकी केस को सॉल्व करने के लिए, लेकिन अब 180 डेज में ही सॉल्व हो जाता है। अब आ गए ना अच्छे दिन, पहले कितना लगता था 4.3 ईयर, अब कितना लग रहा है 180 डेज। सो रिजॉल्विंग द इंसॉल्वेंसी, अब कितना लगता है इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व करने के लिए, इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व करने के लिए ओनली 180 डेज लगते हैं मेरे बच्चे। यस, अगर ये सारी चीजें अच्छे से मैनेज हो रही है तो ये हम लोग बोलेंगे यस बड़ा मजा आ रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, रैंकिंग ऊपर जा रही है, रैंकिंग ऊपर जा रही है, किसकी, भारत की। सर ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कौन कौन से फैक्टर्स कंसीडर करते हैं जरा बताना तो एक बार। ये वर्ल्ड बैंक को क्या सपना आता है क्या कि ये कंट्री का ईडीबी रैंकिंग अच्छा है, ये कंपनी का, ये कंट्री का बुरा है? नो बेटे बच्चे, सपना नहीं आता है, सपना नहीं आता है वर्ल्ड बैंक को। वर्ल्ड बैंक सर्वे करती है। सर सर्वे करती है मतलब क्या देखती है? ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ना, ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये सारी चीजें देखती है। ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये सारी चीजें वर्ल्ड बैंक देखती है मेरे बच्चे। सर क्या, देखो ध्यान देना, वर्ल्ड बैंक जब भी किसी का इंडेक्सेशन डिसाइड करती है तो पहले उस कंट्री में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितने आसानी से आप लोग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो भी रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है कितना लिबरल है, गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक ये सर्वे करेगी और चेक करेगी। बिजनेस स्टार्ट हो गया, देन डीलिंग विद द कंस्ट्रक्शन परमिट, कितना लिबरल है वहां पे,
कितने आसानी से आपको कंस्ट्रक्शन परमिट मिल जाता है, ये चेक करेगी बेटा वर्ल्ड बैंक। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी आसानी से मिलती कि नहीं मिलती है, रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी। सर ये तो पॉइंट देखे हुए लग रहा है। हाँ मेरे बच्चे, ये ऊपर वाले डायग्राम में जो पॉइंट है ना, ये वो ही 10 पॉइंट है। ये टोटल 10 पैरामीटर्स है, ये टोटल 10 पैरामीटर्स है जो कि वर्ल्ड बैंक कंसिडर करती है मेरे बच्चे, जो कि वर्ल्ड बैंक कंसिडर करती है व्हाइल डिसाइडिंग द EDBR रैंकिंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग। सो वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग ये डिसाइड करते समय ये 10 पैरामीटर्स कंसिडर करती है, जो ऊपर के डायग्राम में हमने अभी देखे। कौन कौन से 10 पैरामीटर्स है फटाफट से बताओ बेटा। ये बिजनेस स्टार्ट हो गया, स्टार्ट होने के बाद कंस्ट्रक्शन परमिट मिल गया, इलेक्ट्रिसिटी आसानी से मिल गई, प्रॉपर्टी रजिस्टर हो गया, गेटिंग क्रेडिट लोन आसानी से मिल गया। देन आगे प्रोटेक्टिंग द माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स, उनके लिए काफी लॉज है बेटा। मतलब यहाँ पे माइनॉरिटी शेयर होल्डर या कोई छोटे मोटे इन्वेस्टर है, वो ऐसी उनका नुकसान नहीं है, उनका मरण नहीं है बेटा, उनके लिए काफी सारे लॉज है हमारे कंट्री में, उनको प्रोटेक्ट करके रखा है बेटा। उसके बाद पेइंग टैक्सेस, ऑनलाइन पेमेंट करना है, सिंगल विंडो सिस्टम है, आगे देखेंगे सिंगल विंडो सिस्टम क्या है। देन ट्रेडिंग अक्रॉस द बॉर्डर्स है बेटा, एनफोर्सिंग द कॉन्ट्रैक्ट्स है, देन रिसॉल्विंग द इंसॉल्वेंसी। ये टोटल 10 फैक्टर्स है मेरे बच्चे, कम ऑन, टोटल 10 फैक्टर्स है जो कि वर्ल्ड बैंक कंसिडर करने वाली है। मिनिमम ये 10 स्टैंडर्ड फैक्टर्स है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स है जो देखते, लेकिन हमारे ICSI के मॉड्यूल के हिसाब से मिनिमम ये 10 स्टैंडर्ड फैक्टर्स है जो कि वर्ल्ड बैंक कंसिडर करती है व्हाइल डिसाइडिंग द EDBR, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग। यस और नो? थोड़ा आगे और बढ़ते हैं मेरे बच्चे, चलो देखो तो जरा। सर आप बोल रहे थे हमारे कंट्री का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हाल फिलहाल में 63 है। यस मेरे बच्चे, ये देख 63। 2019 की अगर मैं बात करूं तो, 2018 की अगर बात करूं तो 77 था, 2017 की अगर मैं बात करूं तो 100 था, 2016 की अगर बात करूं, 2016 की अगर बात करूं बेटा तो इस 130 था, फिर 2015 में भी 130 था, 2015 के पहले 2014 में 142 था बेटा, 142 था, देन 134 था। कुछ समझ में आ रहा है क्या? यस और नो? तो देखो भारत ने ऐसे 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 प्रगति की है, देखो दिख रहा है बेटा, ये ऐसे ऐसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। और अभी हाल फिलहाल में 2019 में ये, लेकिन आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में अभी कितना दिख रहा है? ये आपके ICSI के मॉड्यूल में देखो पुराना वाला ही दिख रहा है अभी 77, लेकिन हाल फिलहाल में कितना है बेटा? अभी 63। सो फिर एग्जाम में क्या लिखना है सर, 63 या 77? मतलब टोटल रैंकिंग में टोटल 190 है, 1 2 3 4, इससे टोटल 190 में हमारा रैंकिंग कौन सा बेटा? हमारा रैंकिंग है 63। ये है हमारा इंडिया 63 पे, लेकिन आपके मॉड्यूल में दिख रहा है 77। ये आपके मॉड्यूल में दिख रहा है 77 ICSI में। तो बेटा इंस्टीट्यूट आपको कंफ्यूज नहीं करेगी, इंस्टीट्यूट एग्जाम में ऑप्शन 63 देगी ही नहीं। इनकेस दिया तो 63 टिक कर देना, अदरवाइज मॉड्यूल को फॉलो करना है मेरे बच्चे। डन? सर ये मोदी जी का फोटो क्यों लगाया आपने? बेटा मोदी जी का इसमें बहुत आते हैं, 2014 से मोदी सरकार है, अभी 2020 चल रहा है मेरे बच्चे। तो मेजर जंप इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। और कितने का जंप है मेरे बच्चे? प्लीज ध्यान देना, कितने का जंप है? देख मेरे बच्चे, 77 से 63, 14 का जंप है। उसके बाद 100 से 77, 23 से जंप किया मेरे बच्चे भारत ने। प्राउड है मुझे मेरे भारत पे। पहले बेटा 130 था हमारा रैंकिंग, 130 से 100 हो गया, 30 का जंप है, देन 23 का जंप है, देन 14 का जंप है, 77 से 63 यानी 14 का जंप है मेरे बच्चे। यस और नो? ये सब कैसे हुआ बताओ मुझे, कैसे हुआ जरा बताना तो। क्योंकि भारत में धंधा करना आसान हो गया, भारत में बिजनेस करना आसान हो गया। यस और नो? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप बोल रहा है बेटा। वर्ल्ड बैंक ग्रुप का रिपोर्टिंग है EDBR among the 190 कंट्रीज। और ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ये भारत का ग्राफ दिख रहा है बेटा, 2005 से 2005 से लेके तो आज के डेट तक बेटा ये भारत का ग्राफ है। सर अभी तो 2020 चल रहा है। अरे मेरे भाई 2020 का अक्टूबर में आएगा ना, अभी तो 2020 के मई मंथ में मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। यस और नो? चलो बेटा आगे और चलते, प्लीज ध्यान देना। सो हाउ, अब ये आप बोलोगे सर ये जंप कैसे किया इंडिया ने? ये 23 का जंप है, 14 पॉइंट का जंप है, 30 पॉइंट का जंप है, 130 से हम लोग आज 63 पे आ गए। ये कैसे किया जंप, कैसे किया है? वजह है उसके पीछे, काफी सारी वजह है। टोटल 10 पैरामीटर्स है जो वर्ल्ड बैंक कंसिडर करती है। टोटल कितने पैरामीटर्स है? 10। बोलो मेरे बच्चे मेरे साथ साथ, टोटल 10 पैरामीटर्स है जो वर्ल्ड बैंक कंसिडर करती है। और वो 10 में से 6 पैरामीटर्स पे, वो 10 में से 6 पैरामीटर्स पे हम लोग खरे उतरे हैं, हम लोग खरे उतरे। 4 पैरामीटर में हमने अच्छा काम नहीं किया,
4 पैरामीटर में हमने अच्छा काम नहीं किया, लेकिन 6 पैरामीटर में हमारा काम जो था बहुत अच्छा था मेरे बच्चे, बहुत अच्छा था। आपके ही मॉड्यूल के सारे पॉइंट बता रहा हूं बेटा, कौन से 6 पैरामीटर से देखना जरा एक बार। कंस्ट्रक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी है, देन रिजॉल्विंग द इंसॉल्वेंसी केसेस है, देन पेइंग टैक्सेस, सब ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम हो गया, सिंगल विंडो आगे बताने वालों बेटा। देन उसके बाद स्टार्टिंग अ बिजनेस है, देन ट्रेडिंग अक्रॉस द बॉर्डर है। ये 6 ऐसे क्राइटेरिया है, ये 6 ऐसे क्राइटेरिया है जिसमें हमने भरपूर मेहनत किया, जिसमें हमने भरपूर मेहनत किया, और बेटा हमारी पोजीशन जो है 77 से 63rd पे आगे मेरे बच्चे। यस और नो? और ये कैसे किया इंडिया ने? ये सारे टोटल ये 6 फैक्टर्स है। जैसे कंस्ट्रक्शन के परमिट जल्दी मिल जाते हैं बेटा सभी को। गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी आज गांव गांव गली गली शहर नुक्कड़ में पहुंच चुकी है बेटा। देन उसके बाद इंसॉल्वेंसी केसेस बहुत फटाफट से, पहले 4.3 ईयर्स लगता था और अब कितना लगता है? मात्र 180 डेज रिजॉल्विंग द इंसॉल्वेंसी। देन अक्रॉस द बॉर्डर ट्रेडिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लाइसेंस जल्दी मिल जाते हैं। देन स्टार्टिंग अ बिजनेस आप आसानी से एक शॉप एक्ट का एक नॉर्मल 550-600 रुपए का एक एप्लीकेशन करके आप शॉप एक्ट लाइसेंस निकाल सकते हो मेरे बच्चे। देन टैक्सेस पे करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम है, आप अप्लाई कर दो उसी विंडो पे, टैक्सेस पे कर दो उसी विंडो पे, पैन निकल जाएगा उसी विंडो पे, सब कुछ हो जाएगा। सो ऑनलाइन सब कुछ हो गया है, मैनुअल का कुछ भी काम नहीं है। क्या बोलते हो, समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? कितना प्राउड फील होता होगा ये सारी बातें सुन के कि हम लोग 77 से 63 पे आ गए। यस, भारत तरक्की कर रहा है, डेफिनेटली तरक्की कर रहा है मेरे बच्चे। और ये आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को जल्दी समझ में आएगा, आप जैसे लोगों को जल्दी समझ में आएगा कि सच में कुछ तो कर रही है भारत की सरकार। प्लीज ध्यान देना। और ये कैसे हुआ? ये 6 फैक्टर्स में हमने अच्छा परफॉर्म किया, देखो गुड, दिस 6 फैक्टर गुड गुड। और ये 4 फैक्टर में हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बैड बैड। ये देखो 4 फैक्टर, 1 2 3 4, ये 4 फैक्टर में हम अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया बेटा। ये 4 जो एरियाज है, और ये 6 एरिया 1 2 3 4 5 6, इसमें हमने अच्छा परफॉर्मेंस किया। ये 6 एरिया वही है बेटा जो बाजू में आपको ये लेफ्ट साइड में डायग्राम में जो दिख रहे हैं ना, यही वो 6 एरिया है, देख लो। और ये बैड एरिया कौन कौन से? स्टार्टिंग बिजनेस, देन ट्रेडिंग अक्रॉस द बॉर्डर, रजिस्ट्री, प्रॉपर्टी, गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। कनेक्शन मिलने में थोड़ा बहुत तकलीफ होती है, कनेक्शन मिलने में थोड़ा बहुत तकलीफ होती है बेटा। यस। उसके बाद हाउ इंडिया जंप्स, रीजन क्या क्या बेटा उसके? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ना, सिंगल विंडो रीजन है, सिंगल विंडो रीजन है। सर ये ऊपर वाले फैक्टर में यहां पे तकलीफ हो गई है, एक काम करना बेटा, ये जो है ये थोड़ा सा ये पुराना वाला है, ये आपने अभी कंसिडर नहीं करना है। ये कौन से साल का है बेटा? 2017 से 18 में 130 से जब हम लोग 100 पे आए थे, 130 से जब हम लोग 100 पे आए, तो ये उस समय का है ये वाला डायग्राम। क्योंकि अरुण जेटली साहब उस समय हमारे फिनेंस मिनिस्टर थे मेरे बच्चे, अरुण जेटली साहब उस समय फिनेंस मिनिस्टर थे। यस और नो? 2017 से 18 पे। और अभी जो हम लोग देख रहे हैं 2019 का है बेटा। तो अभी हम लोग जो देख रहे हैं 2019 का है, प्लीज ध्यान देना, ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम बेटा आपका 2018 के लिए है ना। तो ये 18 के पॉइंट के समय 18 के समय ये डायग्राम बिल्कुल करेक्ट था। 19 के समय आपने ये चीजें देखना है। ये वो 6 फैक्टर है जिसमें हमने अच्छे परफॉर्म किए बेटा। डन। हाउ इंडिया जंप्स, रीजन सिंगल विंडो सिस्टम, सिंगल विंडो सिस्टम। एक ही बार आपने ऑनलाइन एक बार आप बैठ गए इन्वेस्टर, देखो बेटा, देखो अब किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है, सर्टिफिकेट अप्रूवल बड़े आसानी से मिल जाते हैं। वाटर, पोल्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी, फायर, लैंड अथॉरिटी, लोकल बॉडीज, इंस्पेक्शन अथॉरिटी, सब कुछ आपको, आप सरकार के साथ गेट इन टच, यू कैन गेट इन टच विथ योर गवर्नमेंट विथ जस्ट सिंगल विंडो। यस और नो? सेतु कहते हैं इसको। हाउ इंडिया जंप्स, अगला रीजन क्या है बेटा? देखो ये सारे फैक्टर्स इनसे रिलेटेड, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट ईज हो गए, आसानी हो गई, लिबरल हो गए। यस और नो? ये ही वो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखो मैंने आपको बताया था जनरली 10 पैरामीटर्स है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको रीजन बता रहा हूँ कि हम लोगों का जो ऊपर जो हमने जंप किया उसके पीछे रीजन क्या है। ये भरपूर फैक्टर्स है बेटा, ये फैक्टर्स से रिलेटेड जो भी लॉज रेगुलेशन है वो काफी लिबरल हो गए, दैट्स वाई हमारा ईडीबी रैंकिंग इंक्रीज हो गया। उसके बाद बेटा एक और रीजन बता देता हूं, हाउ इंडिया जंप। रीजन क्या बेटा? देखो इंडिया अमंग द टॉप 10 इंप्रूवर्स। बच्चे यहां गलती करते हैं, सर अभी तो आप बोल रहे थे 63rd है, आईसीएसआई के मॉड्यूल में 77 है, पुराना है, 77 से 63rd पे हम लोग अभी आ गए। सर यहां तो 10 लिखा हुआ है बेटा, हम लोग टॉप 10 इंप्रूवर है। इंप्रूवर मतलब ध्यान देना, 130 से आए हम लोग 100 पे, 100 से आए 77 पे, 77 से अभी है 63 पे। यानी ये जो है ना हमारा इंप्रूवमेंट, ये इंप्रूवमेंट
ये इंप्रूवमेंट, इस इंप्रूवमेंट की ग्रोथ में हम लोग टॉप 10 में है वर्ल्ड में। हाँ, टोटल अगर रैंकिंग लगा दूं तो उसमें 63rd है, आईसीएसआई के मॉड्यूल के हिसाब से 77 है, लेकिन इंप्रूवमेंट जो हमने किया, जो हमने जंप किया, वो जंप करने में हम लोग टॉप 10 में है मेरे बच्चे। वो जो हमने जंप किया उसके पीछे हम लोग वजह टॉप 10 है, और उसमें टॉप 10 है बेटा, देख लो, ये इंडिया, बाकी भी कंट्रीज है, ये आपका थाईलैंड है, मालवाई है, कोसोको है, आपका उज्बेकिस्तान है, जामला है ना, लेकिन जंप करने में हम लोग ये देखो टॉप 10 में। यस और नो? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, काफी सारे फैक्टर्स है उसके पीछे, जस्ट रीड करके छोड़ देना बेटा। ये बस ये जो स्लाइड है ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए, जस्ट सेक ऑफ योर नॉलेज। और अब आप बोलोगे कि सर आपने बोला था 1 2 3 4 ऐसी रैंकिंग टोटल 190 तक है, कुछ कुछ किताबों में, कुछ कुछ जर्नल्स में आपको 185 मिलेगा, ऐसा समझना। टोटल जो कंट्रीज है 190 कंट्रीज है, उसमें इंडिया का नंबर है बेटा 63, मॉड्यूल के हिसाब से 77। तो सर पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 में कौन कौन है? ये है बेटा न्यूजीलैंड, सिंगापुर फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, है ना, दिख रहा है बेटा, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक, सिक्स, सेवन, दिख रहा है बेटा सभी को। ये रैंकिंग में ये न्यूजीलैंड है, सिंगापुर है, हांगकांग है, डेनमार्क है, साउथ कोरिया, यूएस, ये सारी वो कंट्रीज है। मतलब सर इन सारी कंट्रीज में धंधा करना बड़ा आसान है। हाँ मेरे बच्चे, इसीलिए तो ये एडीबी की रैंकिंग है। ये देखो अलग अलग साल की रैंकिंग दी है बेटा, 2019 की, ये 2020 की, ये 2020 के हिसाब से 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10, समझ में आ रहा है क्या? यस और नो? उसके बाद अब अच्छे से ध्यान देना सभी ने, चलो बेटा। सो बिजनेस एनवायरनमेंट में हमने अब तक जो देखा, एक बार फटाफट से 5 मिनट में समअप कर लेते हैं, प्लीज ध्यान देना बेटा, समअप कर लेते हैं बेटा, प्लीज देखो। सबसे पहले तो हमने बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग देखा मेरे बच्चे। बिजनेस एनवायरनमेंट में वो सारे फैक्टर्स आते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, जो बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट करते हैं। जनरली इसमें हम लोग कभी भी कंसिडर करते तो ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स को, बिकॉज वो हमारे कंट्रोल के बाहर है। मीनिंग देख लिया, टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट देख लिया, डायमेंशंस ऑफ एनवायरनमेंट, हमने फैक्टर्स कौन कौन से टाइप्स के रहते हैं वो देख लिया बेटा। उसके बाद हमने ये देखा ईडीबी के ऊपर अभी के सेशन में हमने डिटेल डिस्कशन किया। यस और नो? अब आपसे मैं कुछ एमसीक्यू सॉल्व करवा लेता हूं मेरे बच्चे। एमसीक्यू देखो कैसे सॉल्व करना है, तो प्लीज ध्यान देना। हाँ, ये एमसीक्यू आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं अभी, एक सेकंड में बने रहना बेटा। पानी वानी पी लो, किसी को अगर प्यास लगी है तो लंबी सांस ले लो। ये रहे आपके एमसीक्यू, ये रहे आपके एमसीक्यू बेटा। ये सारी नोट्स, ये जो नोट्स, ये जितने भी मैंने अभी स्लाइड्स बताई, ये सारी की सारी स्लाइड्स इसी नोट्स को डायग्राम, इमेज, है ना, चार्ट में कन्वर्ट करके मैंने स्लाइड में डाल के रखा था बेटा, बरोबर है। यही नोट्स हमने अभी इमेज के फॉर्म में, पिक्चर्स के फॉर्म में देखी। क्या होता है कि लिखा हुआ जल्दी बच्चों को समझ में नहीं आता है, बच्चों को फिगर जल्दी समझ में आ जाती है, लिखा हुआ नहीं समझता है, फिगर जल्दी समझ में आती है। दैट्स वाई मैंने डायग्राम में लिया बेटा। यही सारी चीज़ें, यही सारे फैक्टर्स, यही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यही सारी चीजें देखिए बेटा। अब आपसे मैं कुछ एमसीक्यू सॉल्व करवा लेता हूं, प्लीज ध्यान देना सभी ने। एमसीक्यू 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 किधर है? ये सबसे लास्ट में। आईसीएसआई के मॉड्यूल में जो एमसीक्यू बस वही ले रहा हूं बेटा, उसके अलावा भी एक्स्ट्रा एमसीक्यू आपको समय समय पे मिलते रहेंगे। हाल फिलहाल में सबसे पहले वही, वर्ल्ड बैंक रिलीज द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, डीबीआर, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट इन 2019। कौन से 2019 की रिपोर्ट उसने कब इशू किया था? प्लीज ध्यान देना, सॉरी 2019 में, इन ईयर 2019 वो कौन से साल से रिलेटेड रिपोर्ट इशू करेगी बेटा? 2018 से रिलेटेड, 2018 से रिलेटेड वो रिपोर्ट इशू करने वाली बेटा। यस और नो? यस और नो? तो उसका डेट हर बार ध्यान रखना, 31 ऑफ अक्टूबर, 31 ऑफ अक्टूबर। यस और नो? यस और नो? हर साल 31 ऑफ अक्टूबर। एक काम करना बेटा, यहाँ पे आपने बस इतना ध्यान रखना, अगर कुछ बोला नहीं है तो हर साल 31 ऑफ अक्टूबर को पिछले साल की रिपोर्ट इशू करती है। हर साल 31 ऑफ अक्टूबर को पिछले साल से रिलेटेड ईडीबी रिपोर्ट इशू करती है। कौन? वर्ल्ड बैंक। कौन से डेट को? 31 ऑफ अक्टूबर को, पिछले साल का। उसके बाद अगला क्वेश्चन बेटा, द डीबीआर इज एन असेसमेंट ऑफ डैश एंड कवर द 10 इंडिकेटर्स। हमने बोला था ना 10 पैरामीटर्स, 10 पैरामीटर्स
विच स्पैन द लाइफ साइकिल ऑफ द बिजनेस। ऐसे कितने इकोनॉमीज, कितने कंट्रीज है, कितने देश है, तो 190 इकोनॉमीज, 190 टोटल कंट्रीज है बेटा। आगे, द वर्ल्ड बैंक्स लेटेस्ट डूइंग बिजनेस रिपोर्ट DBR 2019 इंडिया हैज रिकॉर्डेड अ जंप ऑफ 23। बताया था ना मॉड्यूल में 77 पे। कैसे आया बेटा 77? 130 से पहुंचे 100 पे। यहाँ कितने का जंप है? 30 का। 100 से पहुंचे 77 पे, कितने का जंप है? 23 का। ये है वो 23 पोजीशन की जंप। तो कौन सा रैंक आया बेटा? 77। 23 की जंप करने के बाद हम लोग कहाँ पे पहुंचे बेटा? 77 पे हम लोग पहुंच गए 23 की जंप करने के बाद। देखो यही पूछा था। उसके बाद, वो गेव द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ द बिजनेस एनवायरमेंट इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल द कंडीशंस इवेंट दैट इन्फ्लुएंस इवेंट्स एंड इन्फ्लुएंसेस दैट सराउंड्स एंड अफेक्ट इट। यहाँ इट मतलब बिजनेस है बेटा। एक बार फिर से, वन मोर टाइम है, कम ऑन प्लीज ध्यान देना बेटा। वो गेव दिस डेफिनेशन, बिजनेस एनवायरमेंट इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल कंडीशंस, इवेंट एंड इन्फ्लुएंस, ऑल कंडीशंस, इवेंट्स एंड इन्फ्लुएंस दैट सराउंड्स एंड अफेक्ट इट। अफेक्ट इट मीन्स विच? अफेक्ट बिजनेस, अफेक्ट बिजनेस। अफेक्ट इट मीन्स अफेक्ट वो, अफेक्ट बिजनेस। तो बिजनेस को अफेक्ट करते, ये डेफिनेशन किसने दिया? केथ डेविस ने। सबसे पहले हमारे लेक्चर के स्टार्टिंग में हमने देखा मेरे बच्चे। उसके बाद, अकॉर्डिंग टू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स बाय डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशंस ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसको हम लोग प्यार से DPIIT बोलेंगे बेटा। डिपार्टमेंट for promotion of industry internal, department for promotion of industry internal trade, industry internal trade, DPIIT है ना, for state, which is the rank of India for the reference of starting a business? 137। अगर मैं DPIIT के हिसाब से देखूं तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो आसानी है, जो ईज है, उसमें भारत का रैंक जस्ट फॉर दिस फैक्टर टू स्टार्ट अ बिजनेस, इस फैक्टर के लिए सिर्फ टोटल रैंकिंग हमारा 63rd है, ICSI के मॉड्यूल के हिसाब से 77 है, बट इस फैक्टर के लिए हमारा रैंकिंग कितना है? 137। ये याद करके रखना मेरे बच्चे। ये था आपका बिजनेस एनवायरनमेंट का टोटल फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एनवायरनमेंट। उम्मीद करता हूं आपको सारी चीज समझ में आई होंगी। बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट में एक चीज ध्यान रखना, कॉमन सेंस आपने बहुत आपका हमेशा जिंदा रखना है, और दूसरी चीज ज्यादा में ज्यादा चीजें आपको इमेजिन करनी है। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा होता होगा, ओके ओके, ऐसा आपने सोचना है मेरे बच्चे। ये सोचना। इन केस अगर आपको किसी को, कोई बच्चे को कोई भी टॉपिक में, किसी कॉन्सेप्ट के अंदर में अगर डाउट है, तो डेफिनेटली आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे कमेंट में लिख सकते हो। अगर अच्छा लगा तो डेफिनेटली आई वुड लव टू हियर कमेंट्स फ्रॉम योर साइड। थैंक यू वेरी मच, बाय बच्चों।